प्रिय विद्यार्थियों, शुभ प्रभात। मैं आपका हिंदी अध्यापक धनीराम इप्टा आज आपके लिए लाया हूँ कारक का भाग 2। कल के वीडियो में आप लोगों ने कारक, उसकी परिभाषा, प्रकार तथा कारक के चिन्हों यानी परसर्गों के बारे में जाना था। आज हम जानेंगे कर्म कारक, संप्रदान कारक और अपादान कारक के बारे में। तो आइए बात करते हैं कर्म कारक की। कर्म कारक होता क्या है ये आप समझ लीजिए। इसकी परिभाषा दी जा रही है कि वाक्य में क्रिया का प्रभाव या फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। यानी वाक्य में जो क्रिया होती है तो क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ रहा होता है वह हमारा कर्म कारक कहलाता है। जैसे ये वाक्य लिखा हुआ है, इसमें आप देख पा रहे हैं कि राम ने श्याम को मारा। तो राम करता है, श्याम को मारा। मारने का जो काम, मारना क्या है? क्रिया है। तो मारने क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? श्याम को। तो यहाँ कर्ता राम है और उसके मारने का फल श्याम पर पड़ता है, अतः श्याम कर्म है। तो यहाँ श्याम के साथ कारक चिन्ह को का प्रयोग हुआ है। इसके प्रयोग के कुछ नियम भी हैं। देखिए, मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ। वैसे तो हम लोगों ने जो जनरली ये है जाना था ना कि को इसका चिन्ह होता है। जब कल का वीडियो था तो उसमें आपने कारक चिन्ह की जो एक तालिका थी उसमें इसका अध्ययन भी किया होगा। अब देखते हैं, कर्म कारक को का प्रयोग चेतन या सजीव कर्म के साथ होता है। देखिए, जो कोक चिन्ह का प्रयोग करेंगे हम तो वो किसके साथ करेंगे कि जब हमारा जो कारक होगा यानी जो हमारा कर्म होगा, कर्म क्या होगा? चेतन होगा। चेतन होगा मतलब वो कोई हमारा प्राणी होगा। जैसे आप देखिएगा इन वाक्यों में, श्याम ने गीता को पत्र लिखा। तो श्याम ने पत्र लिखा बट किसको लिखा? गीता को लिखा। तो गीता यहाँ क्या है? चेतन है, सजीव है, निर्जीव नहीं है। तो इसलिए हम यहाँ पर को का प्रयोग करेंगे। जैसे श्याम ने गीता को पत्र लिखा, राम ने श्याम को पुस्तक दी, पिता ने पुत्र को बुलाया, गुरु ने शिष्य को शिक्षा दी। अब दूसरा इसका पॉइंट है खा बिंदु पर ध्यान दीजिएगा कि दिन, समय और तिथि। तिथि यानी डेट, तारीख। तो दिन, समय और तिथि को प्रकट करने के लिए को का प्रयोग होता है। यानी को का प्रयोग हम चेतन अवस्था, चेतन अगर कोई हमारा कर्म सजीव है तो भी हम को का प्रयोग करेंगे, और दिन, समय और तिथि को प्रकट करना है तब भी हम को का प्रयोग करेंगे। जैसे आप यहाँ देखिए, श्याम सोमवार को लखनऊ जाएगा, 15 अगस्त को दिल्ली चलेंगे, रविवार को विद्यालय बंद रहेगा। अब बात करते हैं करण कारक की। करण कारक क्या है? देखिए, करण का अर्थ है साधन। संज्ञा का वह रूप जिससे किसी क्रिया के साधन का बोध हो उसे हम करण कारक कहते हैं। जैसे शिकारी ने शेर को बंदूक से मारा। इस वाक्य में बंदूक द्वारा शेर मारने का उल्लेख है। अतएव जो बंदूक है हमारी वो क्या है? करण है, यानी साधन है। तो देखिए, साधन का मतलब होता है जो हमारी सहायता करती है। भाई कोई क्रिया करनी है तो उस क्रिया को करने के लिए हम किसी ना किसी साधन का तो प्रयोग करेंगे। तो जिस साधन का हम प्रयोग करेंगे वह आपका करण कारक होगा। इसकी परिभाषा को एक बार फिर से समझ लीजिए कि करण का अर्थ है साधन, संज्ञा का वह रूप जिससे किसी क्रिया के साधन का बोध होता है उसे हम करण कारक कहते हैं। जैसे शिकारी ने शेर को बंदूक से मारा। अब इसको हम विस्तार से समझते हैं। अब आप यहाँ देखिएगा कि यहाँ कारक हुआ। अब करण कारक की जो चिन्ह है वो कौन कौन से होते हैं? देखिए, जैसे से, के द्वारा, द्वारा, के कारण, के साथ, के बिना, ये आपके करण कारक के चिन्ह होते हैं। अब आप देखिएगा कि करण कारक का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में किया जाता है। साधन के अर्थ में करण कारक का प्रयोग होता है। इसका हम लोग पहला बिंदु है जो ध्यान देंगे कि साधन के अर्थ में, यानी जब हम क्रिया को एक साधन के रूप में प्रयोग कर रहे होते हैं, क्रिया का जो हमारा कोई ना कोई साधन होता है जिसके माध्यम से हम क्रिया करने जा रहे हैं, तो साधन का जब हम प्रयोग कर रहे होते हैं तब हम से का प्रयोग कर रहे होते हैं। देखिए, मैंने गुरु जी से प्रश्न पूछा,
उसने तलवार से शत्रु को मारा। शत्रु को मारा पर किससे मारा? तलवार से मारा। गीता तूलिका से चित्र बनाती है। तो तूलिका मीन्स आप समझ ही गए होंगे, ब्रश होता है। तो गीता तूलिका से चित्र बनाती है। तो यहाँ पर आपने देख लिया, से आ गया आपका, यानी साधन के रूप में। अब है साधक के अर्थ में भी करण कारक का प्रयोग होता है। भाई साधक कौन होता है? जो कर्म को कर रहा होता है, क्रिया को संपन्न कर रहा होता है। और साधन क्या होता है? जिससे क्रिया को हम संपन्न करते हैं। तो साधक के अर्थ में भी करण कारक का प्रयोग होता है, यानी से का प्रयोग होता है। देखिए, उससे कोई अपराध नहीं हुआ, तो उससे, तो उससे यानी सर्वनाम है, कर्ता है, लेकिन हमने इसमें से लगा दिया, तो ये क्या हो जाएगा? साधक हो जाएगा। मुझसे यह सहन नहीं होता। अब भाववाचक संज्ञा से क्रिया विशेषण बनाते समय भी करण कारक का प्रयोग होगा। आप यहाँ ये वाक्य देखिएगा, नम्रता से बात करो, खुद से कहता हूँ। अब नम्रता से तो नम्रता यहाँ क्या हो गया? आपका ये भाववाचक संज्ञा हो गया। तो ऐसी स्थितियों में भी हम लोग से का प्रयोग कर लेते हैं। तो देखिए, इसको बिंदु याद रखिए कि भाववाचक संज्ञा से क्रिया विशेषण बनाते समय हम करण कारक का प्रयोग करते हैं, यानी से का प्रयोग करते हैं। अब जो हमारा अगला पॉइंट वो क्या है कि मूल्य या भाव बताने के लिए करण कारक का प्रयोग होता है। जब हमें कोई मूल्य बताना होता है या कोई भाव बताना होता है तब भी देखिए, कैसे आजकल आलू किस भाव से बिक रहा है, तो ये कीमत बतानी हो रही है, कोई उसका रेट बताना होता है, भाव बताना होता है, तब भी हम लोग इसका प्रयोग कर लेते हैं। इसके अगला जो बिंदु है उस पर ध्यान दीजिए। उत्पत्ति सूचक अर्थ में भी कारण कारक का प्रयोग करेंगे हम लोग। कोयला खान से निकलता है, तो उत्पत्ति हो रही है, यानी जब हम कोई उत्पादन बताते हैं, कोई जहाँ से वो चीज़ पैदा हो रही होती है, इस प्रकार से जब हम दिखाते हैं तब भी हम लोग क्या होता है कि करण कारक का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे कोयला खान से निकलता है, गन्ने के रस से चीनी बनाई जाती है, लोभ से क्षोभ उत्पन्न होता है। तो आपने देखा कि उत्पत्ति सूचक अर्थ में भी हम करण कारक का प्रयोग करेंगे। इसके बाद है कि प्यार, मैत्री, वैर होने का करण कारक का प्रयोग होता है। जैसे राम की रावण से शत्रुता थी, तो इसमें हम लोगों ने वैर दिखा दिया, दुश्मनी दिखा दी। राम का विवाह सीता के साथ हुआ, तो यहाँ पर मैत्री है, प्यार है, प्रेम है, तो भी हम ऐसे शब्दों में जो है कि आपका करण कारक का प्रयोग करते हैं। अब हम बात करेंगे संप्रदान कारक की। तो संप्रदान कारक क्या होता है, इसे आप समझिए। संप्रदान कारक वे शब्द होते हैं जिनके लिए कर्ता द्वारा कुछ दिया जाए अथवा कुछ किया जाए, यानी जिसके लिए हम कुछ काम कर रहे होते हैं या जिसको कुछ दे रहे होते हैं, तो ऐसी स्थितियों में हम लोग संप्रदान कारक का प्रयोग करते हैं। जैसे अनमोल आशीष के लिए कपड़े लाया, उसने मोहन को 20 रुपए दिए। इन वाक्यों में आशीष के लिए तथा मोहन को संप्रदान कारक हैं। संप्रदान कारक के चिन्ह को, के लिए तथा के वास्ते होते हैं। अब हम संप्रदान कारक में को चिन्ह का प्रयोग कब करेंगे, के लिए का प्रयोग कब करेंगे और के वास्ते का प्रयोग कब करेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ एक बात और भी बता देना चाहते हैं आप लोगों को कि जो को चिन्ह है, को जो कारक चिन्ह है, परसर्ग है, ये इसका प्रयोग हम कर्म कारक में भी करते हैं, लेकिन कर्म कारक में को का प्रयोग करेंगे और संप्रदान कारक में भी को का प्रयोग हो जाएगा। तो ये कब हम करेंगे, ऐसी स्थितियां कौन सी हैं कि जब हम कर्म का प्रयोग ये को चिन्ह का प्रयोग करेंगे और संप्रदान में के लिए का भी प्रयोग करेंगे। तो ये दोनों चीज़ें हम आपको आगे अभी स्पष्ट करने वाले हैं। तो चलिए अब हम लोग इसके बारे में डिटेल में जानेंगे कि आखिर ये हम को और के लिए का प्रयोग कब करते हैं संप्रदान कारक में। तो आइए अब हम लोग जानते हैं। संप्रदान कारक के प्रयोग के कुछ नियम हैं जो इस प्रकार हैं। आप देखिए, इसका का जो पॉइंट है इस पर ध्यान दीजिए। किसी वस्तु को दिए जाने के अर्थ में जब हम देखिए, गौर करिए कि जब हम कोई वस्तु किसी को दे रहे होते हैं तो को, के लिए अथवा के वास्ते का प्रयोग होता है। यानी जब हम किसी को कोई वस्तु दे रहे होते हैं तो को, के लिए अथवा के वास्ते का हम प्रयोग
करते हैं। जैसे देखिए, उमेश को पुस्तकें दो, अतिथि के लिए चाय लाओ, बाढ़ पीड़ितों के वास्ते चंदा दीजिए। अब आपने इसमें समझ लिया कि अगर हम किसी को कोई वस्तु दे रहे होते हैं तो देने के अर्थ में हम को का भी प्रयोग कर सकते हैं, के लिए का भी कर सकते हैं और के वास्ते का भी कर सकते हैं। अब दूसरा पॉइंट देखिए, निमित्त प्रकट करने के लिए संप्रदान कारक का प्रयोग करते हैं। निमित्त का मतलब होता है कारण। निमित्त का मतलब होता है कारण। मैं गीता के लिए घड़ी लाया हूँ, तो मैं किसके लिए घड़ी लाया हूँ? गीता के लिए। वह आपके लिए फल लाया, किसके लिए फल लाया? आपके लिए। रोगी के वास्ते दवा लाओ, किसके लिए दवा लाना है? रोगी के लिए। तो निमित्त का मतलब यहाँ कारण भी होता है और के लिए भी होता है। तो अगर हम किसी के लिए कुछ कर रहे होते हैं, किसी के वास्ते कुछ कर रहे होते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी हम लोग के लिए का प्रयोग करते हैं। अब इसके बाद होता अवधि का निर्देश देने के लिए भी संप्रदान कारक का प्रयोग होता है। अवधि, अब अवधि का निर्देश देना है तो इसके लिए हम बाकी के आगे जो उदाहरण हैं उनको समझते हैं। वह 4 माह के लिए देहरादून जाएगा, तो यहाँ पर जो माह शब्द आया ये अवधि का निर्देश दे रहा है, यानी समय के लिए कि कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए बात की जा रही है उसको यहाँ पर बताया जा रहा है। वे 15 दिन के लिए लखनऊ जाएंगे, तो यहाँ भी हम लोगों ने अवधि का संकेत कर दिया। मुझे 2 दिन के लिए साइकिल चाहिए, मुझे 2 दिन के लिए मोटरसाइकिल चाहिए, तो हम लोग यहाँ पर के लिए का प्रयोग कर दिए हैं। अब इसके बाद है चाहिए शब्द के साथ भी संप्रदान कारक का प्रयोग हो सकता है। जैसे मजदूरों को मजदूरी चाहिए, छात्रों के लिए पुस्तकें चाहिए, बच्चों के वास्ते मिठाई चाहिए। तो चाहिए शब्द के साथ भी हम लोग ये संप्रदान का प्रयोग करते हैं। तो अभी आपने ये जाना था कि ये कुछ ऐसे नियम हैं जिन स्थितियों में हम संप्रदान कारक का प्रयोग करते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग को की चिन्ह की, कि को का प्रयोग तो हमने यहाँ भी कर दिया, वहाँ भी है। तो अब आप ये जैसे मान लीजिए लिखा कि मजदूरों को मजदूरी चाहिए, मजदूरों को मजदूरी चाहिए, तो यहाँ पर को है। तो अब हम ये कैसे जानेंगे कि ये जो को है ये आपका कर्म कारक नहीं है बल्कि ये संप्रदान कारक है। तो यहाँ पर बहुत ही सरल सा तरीका है कि यहाँ जो को होगा लेकिन को के अप्रत्यक्ष रूप से के लिए ज़रूर छुपा होगा। जैसे मजदूरों को मजदूरी चाहिए, तो मजदूरों को मजदूरी चाहिए, तो को की जगह पर हम क्या है के लिए हमारा अप्रत्यक्ष रूप से इसमें छिपा होता है। और स्पष्ट रूप से इसको बताने के लिए यह है कि जब हम किसी को नमस्कार करते हैं तो नमस्कार करने के योग में को चिन्ह का प्रयोग होगा, लेकिन वहाँ पर आपका संप्रदान कारक ही होगा। जैसे मान लीजिए हम लोग कहते हैं कि मैं गणेश को नमस्कार करता हूँ, तो मैं गणेश को नमस्कार करता हूँ, तो नमस्कार आया, लेकिन नमस्कार तो कर रहे हैं हम, तो को आया, लेकिन को हमारा क्या है के लिए ही प्रयोग है। तो हम लोग कभी ऐसा नहीं कहते हैं कि गणेश के लिए नमस्कार करता हूँ, बल्कि हम यहाँ पर क्या है नमस्कार करते हैं तो हम को का चिन्ह प्रयोग कर लेते हैं। तो ये आपने जाना आज के इस भाग में संप्रदान कारक के बारे में, करण कारक के बारे में और कर्म कारक के बारे में। जब हम कल आपके लिए लाएंगे अगला वीडियो, और जिसमें और जो कारक बचे हुए हैं उन कारक के बारे में हम लोग बात करेंगे। नमस्कार।